हेलो बच्चों, सो अ वेरी वार्म वेलकम आप सभी को आज के सेशन में। लास्ट सेशन तक हमने काफ़ी इंटरेस्टिंगली इकोसिस्टम को कवर किया है। एक्सक्यूज मी। आज बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार चैप्टर फिर से इस टॉपिक का आपके सामने है। नाम है फूड चेन। याद आ रहा है कंटेंट के अंदर हम एनर्जी फ्लो पढ़ रहे थे। एनर्जी फ्लो के बाद का ये टॉपिक है और बहुत रिलेटेबल है। आपने अगर ध्यान दिया होगा एनर्जी फ्लो में, तो इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत तो नहीं आने वाला है, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज फूड चेन? काफ़ी ध्यान लगा के पढ़ना। क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं बट थोड़े बहुत ट्रिकी हो सकते हैं, इसलिए हम बहुत ध्यान से और फोकस होकर के पढ़ेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, अब फूड चेन तो एक ऐसा टॉपिक है जो आई थिंक हमने अपने लोअर क्लासेस में भी काफ़ी इंटरेस्टिंगली और काफ़ी अमेजिंग तरीके से पढ़ा होगा। हमने ये समझा होगा कि ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म आता है, दूसरे को खाता है, फिर ऐसे एक चेन बनता चला जाता है। क्योंकि चेन भी आ रहा है, फूड चेन, खाने का चेन, यानी एक सीक्वेंस में चीज़ें फॉलो हो रही होंगी, राइट? डेफिनेशन देखते हैं इसका क्या है। इट इज़ अ चेन इन एन इकोसिस्टम वेयर वन ऑर्गेनिज्म ईट्स द अदर। पर्पस क्या है उसके ईटिंग का? उसके ईटिंग का सिंपल पर्पस है टू गेट एनर्जी, टू गेट न्यूट्रिएंट। उसको शक्ति चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, इसलिए ये पूरा चेन फॉलो होता है। हमने याद करो पढ़ा था PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था? 1% सन का एनर्जी यूज होता है। कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर ले रहा है। प्रोड्यूसर ले रहा है उस एनर्जी को, और क्योंकि वो उस एनर्जी को ले रहा है, आगे ट्रांसफर भी कर रहा है। ठीक है, तो फूड चेन ऐसे प्रोसेस करता है। ये मैंने शॉर्ट में बताया, अब और अच्छे से समझते हैं इसको। लेट्स गो। थोड़ा बहुत लिखते हैं और फिर समझते हैं। तो हेडिंग अभी लिख लो, क्या? फूड चेन। खाने का जो चेन होगा, शुद्ध हिंदी में अगर बोला जाए, उसको क्या कहते हैं? फूड चेन। तो क्या मैं इसको यहां पे ऐसे लिख सकता हूं? तुम ही बता दो क्या डेफिनेशन लिख सकता हूं। सिंपल सा, कि इन एन इकोसिस्टम एक चेन फॉर्म होता है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म किसको खाता है? दूसरे ऑर्गेनिज्म को, फॉर एनर्जी। चलो, डेफिनेशन तो हम समझ गए। अब मुझे एक चीज और बताओ। चलो एक कॉन्सेप्ट के बारे में और समझते हैं। क्या यहां पे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है? बिल्कुल सर, हो रहा है। तो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि एनर्जी कभी एक जगह रुकेगा नहीं, स्थिर नहीं होगा, आगे बढ़ता ही रहेगा। इट विल फ्लो, एक से लेकर आगे तक, लास्ट तक जाएगा ही जाएगा, रुकने का नाम नहीं लेगा। क्या समझ में आई इतनी सी बात? तो यहां पे लिख दो बस इतनी सी बात कि एनर्जी नेवर गेट्स ट्रैप्ड। अच्छा, आप बोलोगे सर एनर्जी आपने बोला नेवर गेट ट्रैप्ड, ठीक है, बट कहां पे? एक ऑर्गेनिज्म में एनर्जी नेवर गेट्स ट्रैप्ड इन ऑर्गेनिज्म। इन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म में एनर्जी तो कभी ट्रैप ही नहीं होगा। और सिर्फ ऑर्गेनिज्म में, या कुछ और भी है, या दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे? बिल्कुल सही। और एट एनी अदर ट्रॉपिक लेवल, किसी भी दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे क्या होगा? एनर्जी का ट्रैप नहीं होगा। ये एक के बाद एक दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रांसफर होता ही चला जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। अब आगे और क्या लिख सकते हैं? ठीक है, क्या याद है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो का मैंने बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन में ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे एक चीज और लिखो, क्या? कि हमेशा जो एनर्जी का फ्लो होगा, द फ्लो ऑफ एनर्जी, बताओ किधर होगा? द फ्लो ऑफ एनर्जी किधर होगा? टू ईच ट्रॉपिक लेवल। द फ्लो ऑफ एनर्जी टू ईच ट्रॉपिक लेवल कहां से हो, कहां तक होगा? ट्रॉपिक लेवल विल अकर फ्रॉम, अकर कहां से? विल अकर फ्रॉम लोअर, हमेशा लोअर से शुरू होते हुए। याद करो पिछली क्लासेस, फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल टू कहां? हायर ट्रॉपिक लेवल। एक
छोटे से ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल की तरफ जाएगा ही जाएगा। क्या पीछे मुड़ के आएगा? क्या ये वापस से एनर्जी रिपीट होगा? क्या ऐसा होगा कि प्रोड्यूसर ने बनाया, हार्बीवोर ने खाया, कार्निवोर ने खाया, फिर कार्निवोर से हार्बीवोर में आएगा, फिर हार्बीवोर से प्रोड्यूसर में आ जाएगा? ऐसा भी होगा क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। यानी यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। ये हमने पिछली क्लास में लिखा था, आज मैं ये इसके अंदर बता रहा हूं। क्या कि फ्लो ऑफ एनर्जी टू ईच ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, टू ईच ट्रॉफिक लेवल, यहां पे लिख लो, टू ईच ट्रॉफिक लेवल will occur from lower ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल। इतनी सी बात समझ में आई? लोअर ट्रॉफिक लेवल से मतलब सिंपल सा है क्या कि T1 से जब ये चलेगा तो ये T2 पे जाएगा, फिर ये T3 पे जाएगा, T4 तक जाएगा और so on and so forth चलता ही चला जाएगा unless and until डैश। ये आगे बता रहा हूं। क्यों? मजा आ रहा है कि नहीं इस कॉन्सेप्ट में? तो इसका मतलब क्या हुआ कि फूड चेन का एक और मतलब है कि एक चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को खा रहे हैं न्यूट्रिशन के लिए। ये एक और डेफिनेशन ऐड कर सकते हो, मैं लिख नहीं रहा हूं, बस सिंपल सुन लो, आ गया तो कर देना। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट वाइज तो क्लियर है ना कि एक ने खाया दूसरे को, दूसरे ने खाया तीसरे को। प्रॉब्लम इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक है न्यूट्रिशन की, कि भाई न्यूट्रिशन चाहिए था, इसलिए एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, ये खाते चले गए, ये चेन चलता चला गया। कब तक? अभी बताता हूं कब तक। चलो, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स क्या एक लिमिटेड होता है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ट्रॉफिक लेवल्स आगे जाएगा लेकिन कहीं ना कहीं रुकेगा? ये क्वेश्चन आया क्या किसी के दिमाग में? अगर नहीं आया तो अभी सुनो इस बात को, और अगर आया तो आंसर अब मिलने वाला है। देखो देखो, ध्यान दो। जैसे मान लो प्रोड्यूसर था, उसको हार्बीवोर ने खाया, हार्बीवोर ने किसको खाया? फिर हार्बीवोर ने किसको खाया? कार्निवोर। कार्निवोर से फिर किधर गया? टॉप कार्निवोर को। तो ऐसे एनर्जी का क्या ट्रांसफर हुआ? कुछ एक्स ट्रांसफर हुआ। उस एक्स को हम अभी थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी एक चीज समझते हैं टाइप्स के बारे में, क्योंकि एक बार टाइप समझेंगे फिर हमें समझ में इजीली आएगा कैसे चीजें जा रही हैं। ठीक है, तो हेडिंग लिखते हैं क्या? टाइप्स ऑफ फूड चेन। कितनी तरीके के फूड चेन होते हैं? कितने टाइप्स ऑफ फूड चेन होते हैं? तो देखो, वैसे तो 3 टाइप डिफाइंड होते हैं, 3 तरीके के ऐसे तो होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं सर? कौन कौन से होते हैं? तो देखो, ध्यान दो। पहला तो होता है ग्रेजिंग फूड चेन। याद आ रहा है, एनसीईआरटी में भी लिखा है ये, ग्रेजिंग फूड चेन। दूसरा क्या होता है? दूसरा तो होता है डेट्राइटस फूड चेन। ये भी एनसीईआरटी में लिखा है, डेट्राइटस फूड चेन। और तीसरा एनसीईआरटी में नहीं लिखा लेकिन होता है। इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसको सिर्फ समझानेंगे ये क्या होता है। इनकेस क्वेश्चन आया टिक हो जाएगा, नहीं आया तो नहीं आएगा। ठीक है, पैरासिटिक, इसको बोलते हैं पैरासिटिक। कुछ समझ में आ रहा है? पैरासाइट का इन्वॉल्वमेंट होगा, या फिर ऑक्सिलरी क्या? फूड चेन, ऑक्सिलरी फूड चेन। सिंपल है, बहुत तकलीफदायक नहीं है। ऐसा नहीं कुछ बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है। लोअर क्लासेस में भी हमने बहुत चीज़ें इसके बारे में जानी थी, अभी थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं, और उतना ही जितना नीट के लिए रिक्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा नहीं कुछ भी जा रहे हैं। क्या इतनी सी बात भेजे में जा रही है? चलो आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ग्रेजिंग फूड चेन मतलब क्या? ग्रेजिंग देखते हो, ग्रेजिंग कौन करते हैं? ग्रेजिंग एनिमल्स के नाम अगर मैं पूछूं तो क्या बताओगे तुम? गौ माता का नाम लोगे? बिल्कुल। क्या गोट का नाम लोगे? बिल्कुल। डियर का नाम लोगे? मतलब क्या समझ में क्या आ रहा है इससे कि अरे कोई चर रहा, कुछ खा रहा होगा, चरने गए हैं।
चरने जा रहे हैं घास, यानी ग्रेजिंग मतलब चर रहे हैं, चरते जाएंगे। सिंपल, बस याद रखने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो ग्रेजिंग फूड चेन में देखो एक चीज क्या होगा बताओ, क्या हमने बताया था आगे पिछले क्लासेस में, क्या बताया था, याद करो कि सन जो होगा वो मेजॉरिटी ऑफ इकोसिस्टम में सोर्स होगा, एनर्जी का सोर्स होगा। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि सोर्स ऑफ एनर्जी तो इधर क्या होगा, सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, इज सन। सूरज इधर क्या होगा, सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। बोले यस सर, आई एग्री विथ यू, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कुछ मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि यहां पे तो सबसे पहला जो ट्रॉफिक लेवल स्टार्ट होगा वो कहां से होगा, वो प्रोड्यूसर से होगा। सर ये तो आप पहले भी बता रहे थे कि प्रोड्यूसर से होगा, यहां फिर से क्यों बता रहे हो, क्योंकि जब हम इसमें पढ़ेंगे यहां कुछ थोड़ा डिफरेंस आने वाला है, विल सी दैट। बट अभी के लिए तो यहां पे क्या लिखो कि द ट्रॉफिक लेवल, या फिर यहां पे ऐसे लिख दो, रुको ट्रॉफिक लेवल बड़ा हो जाएगा, तुम यहां पे लिखो, द भी हटा दो, चलो T1 लिख दो। T1 स्टार्ट्स विथ, किससे स्टार्ट होता है, प्रोड्यूसर से। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है, प्रोड्यूसर्स, ठीक है, प्रोड्यूसर्स। और क्या होगा यहाँ पे, कुछ एक खासियत बताओ इसकी। और यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूं कि यहाँ पे जो बिल्डिंग अप होगा, ऑर्गेनिक मैटर का जो बिल्डअप होगा वो इनऑर्गेनिक से तो होगा। अरे बोलो हाँ कि ना। तो यहां पे मैं एक चीज और लिख सकता हूं कि बिल्ट अप, अरे याद करो, इनऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, उसको उठा के तो फोटोसिंथेसिस करके बनाएंगे ना ऑर्गेनिक मटेरियल, खाना, वही चीज बता रहा हूं, कोई अलग चीज नहीं है। बिल्ट अप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, बिल्डअप ऑफ ऑर्गेनिक या मैटर लिख लो, चलो बिल्डअप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कहां से, फ्रॉम इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनेगा इसके अंदर। बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं। इतना तो मुझे नहीं लगता बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ये बड़ा सिंपल टू अंडरस्टैंड है। अगर ध्यान दे रहे हो बिल्कुल समझ में आएगा, कन्फ्यूजन एक रत्ती भर नहीं आएगा, क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। बस ध्यान दो, फोकस रखो, ठीक है। लेट गेट्स स्टार्टेड अगेन, फिर से स्टार्ट करते हैं और फिर से इसको समझते हैं एग्जाम्पल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या सही है, रेडी हैं, चलो एग्जाम्पल बता दो मुझे, फटाफट बता दो। अभी क्या लिख सकता हूं मैं, क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे वही सेम अपना घास का एग्जाम्पल। ग्रास को किसने, ग्रास हॉपर ने, है कि नहीं। अच्छा ग्रास हॉपर को किसने बताओ, फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने, ईगल ने, है ना। ईगल कहां से, ईगल क्या होगा, ईगल यही पढ़ाया था, स्नेक, हाँ बिल्कुल सही। किसने खाया, स्नेक ने। अब स्नेक को ईगल से मैच करा दो क्योंकि स्नेक को ईगल खा जाएगा, ठीक। ये एक एग्जांपल हो सकता है। और क्या एग्जांपल आ सकता है दिमाग में, बताओ मेरे को, और क्या एग्जांपल आ सकता है सॉरी, और क्या एग्जांपल आ सकता है, जल्दी बताओ। क्या ये ग्रास है, बोला हाँ सर वही चीज़ है। अच्छा इसको मान लो किसको खिलवा दें हम, चलो गोट को खिला दिया। अब गोट बहुत सारे प्रोडक्ट्स देती है, दूध दही, कहा था सब सही, बस वही। उसको कंज्यूम किसने कर लिया भाई, उसको तो कंज्यूम किसी ह्यूमन ने कर लिया, किसी मैन ने कर लिया। क्या ये भी एक ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जांपल हो सकता है, बिल्कुल। चलो एक और बता दो, अब एक्वाटिक्स का देख लेते हैं थोड़ा सा, अब थोड़ा सा एक्वाटिक्स का देख लेते हैं। क्या एक मिनट, क्या एक्वाटिक्स में फाइटोप्लैंक्टन्स थे, हाँ थे। क्या इन फाइटोप्लैंक्टन्स को जू प्लांक्टन्स खा रहे थे, बिल्कुल सही। क्या इन जू प्लांक्टन्स को छोटी मछलियां खा रही थी, स्मॉल फिश। और क्या इन स्मॉल फिशेस को लार्ज, बड़ी मछलियां, क्या वो इनको कंज्यूम कर रही थी,
हाँ सर कर रही थी। क्या ये भी ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जाम्पल होगा एक्वेटिक्स में? आगे एक डिफरेंस देखेंगे बहुत ही अच्छी वाली, अभी नहीं आगे बताऊंगा, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है? थोड़ा लिंक आएगा या पूरा आएगा वो आप देख लेना, अभी तो फिलहाल समझो, ठीक है? मज़ेदार हो गया, मज़ेदार हो गया सर, ठीक है? ये 3 एग्जाम्पल समझ में आया? बोलो समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलो। अभी कुछ देर पहले एक चीज बताई थी, क्या बताई थी? क्या ये ट्रॉफिक लेवल चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा एकदम पूरा रोटेशन में सर, एकदम साइकिल से मारा एकदम चलता चला गया सर दूर तक? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, क्या कारण है? तो बेटा याद करो, कुछ बताया था, एनपीपी जीपीपी याद करो, थोड़ा सा वहां से उठाते हैं, ठीक है? अभी समझो क्या मैंने बताया था। जीपीपी जब बना, टोटल ऑर्गेनिक, पूरा राशन का एग्जांपल लिया था, पूरा राशन घर पे पड़ा, कुछ यूटिलाइज किया, कुछ राशन बच गया। अब वो बाजू वाला हार्वी हो रहा है, वो राशन उठा के लेके चला गया, मतलब उसका जो एनपीपी था वो लेके चला गया। अब वो टोटल में उस जो खाया, जो एनपीपी लिया, उस एनपीपी लेने के बाद उसको कंज्यूम करेगा, कंज्यूम करेगा किस चीज में? अपने पर्सनल यूज के लिए, फिर उसमें कुछ बच जाएगा, फिर दूसरा पार्टी आएगा उसको लेके जाएगा। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है? अरे राशन लाए थे 1 किलो, 100 ग्राम इसने लिया, बाकी का जो 900 है वो तो बचा है, फिर आगे ट्रांसफर हुआ, थोड़ा सा उसने लिया, थोड़ा सा उसने लिया। अरे एक टाइम तो आएगा जब वो खाली हो जाएगा। अरे सीधा सा कॉन्सेप्ट है। क्या खाली होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा। आगे तो कहीं ऐसा भी होगा कि एक ट्रॉफिक लेवल को पूरा मिल जाएगा, लेकिन आगे देने की क्षमता नहीं बचेगी उसकी। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि एक कहीं तो जाकर के लिमिटेशन लग रहा है। यही है कॉन्सेप्ट, यहीं पे हम कुछ लॉज समझेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, ध्यान देंगे, तब समझ में आएगा। देखो अभी क्या लिख रहा हूं मैं, देखो क्या मैं यहां पे ये बोलूं कि नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल तो रिस्ट्रिक्ट होगा, नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल या लेवल्स विल बी रेस्ट्रिक्टेड। क्यों रेस्ट्रिक्ट होगा सर? अरे अभी बताओ, मैंने बताया था कुछ, क्यों रेस्ट्रिक्ट होगा? इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स विल बी रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है? नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स विल बी रेस्ट्रिक्टेड। एक मिनट, ये हो जाता है, ठीक है? नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स विल बी रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है? क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी होगा। अरे बोला था ना अभी, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। अच्छा, लॉस ऑफ एनर्जी किधर? बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल। अरे हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी तो लूज हो ही रहा था ना, ईच ट्रॉफिक लेवल। अच्छा, इसका मतलब कुछ होगा, लेकिन कितना होगा? कितना परसेंट लूज होगा, कितना परसेंट रिलीज होगा उसमें से? इसी को 10% लॉ से भी डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा तुम ही बता दो। मैं लिखूंगा और क्या लिखूंगा बताओ? कि 10% एनर्जी, या फिर ऐसा बोल दो कि 10% एनर्जी गोज टू ईच ट्रॉफिक लेवल। हर ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 10% की ही एनर्जी जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ओनली 10%। ये एक्सपेरिमेंटेड है, प्रूवन है। किसने किया था पढ़ते हैं थोड़े देर में, बट ये देखो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, कि सिर्फ 10% ही दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होगी टू ईच ट्रॉफिक लेवल। समझ में आया? यानी कि अगर मैं एक दोबारा से वो सेम फूड चेन बनाऊं, तो सूरज चाचू थे इधर, पहले तो फूड चेन बना लेते हैं, फिर इसमें थोड़ा सा
कुछ चीज़ें करना आसान हो जाएगा। चलो सूरज चाचू से किसने लिया? प्लांट ने। बोलते चले जाओ। इससे किसने लिया? हार्बीवोर ने। लिखते चले जाओ। इससे किसने लिया? कार्निवोर ने। हाँ कि ना? कार्निवोर से किसने लिया? टॉप कार्निवोर ने। कोई लिख दो, टॉप कार्निवोर आ गया इधर। ठीक है, ठीक है। अभी देखो क्या हो रहा है, या फिर इसका पैरेलली अगर मैं इस प्लांट और इसको अगर मैं करूं, चलो मैं एक और ले लेता हूं। पहले इसको समझ लेते हैं। अभी इसमें से देखो कितना परसेंट बोला था ट्रांसफर होगा? 1%। अब मान लो सन की तो एनर्जी थी, सर ने चलो सन से थोड़ा बोरो किया 10,000 किलो जूल। ठीक है, 1% कितना? 1000 किलो जूल। ठीक, अब इधर से अगर मैं 10% का लगाऊं तो एक हटा दो, 100 किलो जूल। ठीक, इधर से मान लो फिर मैंने 10% लगाया, कितना हो जाएगा? 10 किलो जूल। और अगर इधर फिर से मैंने 10% लगाया तो टॉप कंज्यूमर को कितना मिलेगा? 1 किलो जूल। हाँ कि ना? अब बताओ ये 1 किलो जूल से 10% कितना ही देगा? ये 0.1 हो जाएगा, फिर घट जाएगा, फिर घट जाएगा। ऐसे करके इसके पास तो खत्म ही हो जाएगा, सामने वाले को कुछ मिलेगा ही नहीं। इसलिए लिमिटेशन होता है इसके अंदर। इसलिए ये वर्ड जो रेस्ट्रिक्टेड यूज किया था ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे तो ये रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, इसका आगे ज़्यादा नहीं जाएगा, एक समय तक ही जाएगा जहाँ तक प्रॉपर एनर्जी का फ्लो हो रहा है। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं? बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। अच्छा सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा होगा, कुछ एक और भी चीज़ हो रहा होगा। क्या मैं ऐसा बोलूँ कि इसमें से थोड़ी हीट भी लॉस हो रही होगी, थोड़ा बॉडी हीट भी है? अरे बोलो गर्मी चल रहा है, देखो क्या बॉडी से हम हीट रिलीज करते हैं? बिल्कुल करते हैं। इससे आगे एक और कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखो सब कनेक्शन बैठ रहा है इधर, कुछ इधर उधर नहीं है। इसमें से हीट का भी रिलीज होगा। अच्छा सिर्फ इतना ही नहीं, क्या जरूरी ये चेन पूरा चलेगा? अरे बीच में ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सब डेड हो जाएं। ये क्या हो जाएं? डेड। अरे डेड होने के बाद क्या होने वाला है इसमें? देखो ये डेड हो गए, ये क्या हो गए? डेड। सब शब्दों में क्या? डेड। तो इनको कौन डिकम्पोज करेगा? क्या डेट्राइटिवोर्स आके इनको थोड़ा डिकम्पोजिशन करेंगे? क्या डेट्राइटिवोर्स करेंगे? बिल्कुल करेंगे। या ऐसा भी बोल दो फर्दर उसके बाद डिकम्पोजर्स लग जाएंगे इनके बाद, है कि नहीं? ठीक है, अब इनमें भी तो थोड़ा बहुत आएगा। अब आप कहोगे सर लेकिन इसके अंदर फिर क्या ये 10% जाएगा? बेटा एनर्जी जाएगा, लेकिन क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं है इसलिए नहीं कह सकते 10% लॉ डेट्राइटिवोर्स में अप्लाई होगा। इसमें अप्लाई तो नहीं होगा 10% लॉ, ये सिर्फ फूड चेन के लिए है। क्या समझ में आई? कॉन्सेप्ट खुद समझो। एक तरह से ये भी समझ सकते हैं कि क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या भी ज्यादा होती है, क्या तुम उन छोटे छोटे प्राणियों से पूछोगे कि अरे भाई बता कितना खाया तूने? नहीं पूछ पाओगे। क्यों नहीं पूछ पाओगे? बहुत छोटे होते, एक तो देख ही नहीं पाओगे, पूछोगे कहां से? तो कॉमन सेंस का बात है, क्योंकि इनमें डिस्ट्रीब्यूशन का हमें पता नहीं, अनइवन सिचुएशन रहती है, इसलिए 10% लॉ इनमें तो अप्लाई नहीं होगा। ये अभी सुन लो, आगे सवाल नहीं पूछना, अभी बता दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट है ये। क्वेश्चन आए नहीं आए बट एज अ कॉन्सेप्ट समझ के रखो। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। अब एक्चुअली में समझते हैं जिसका हमें बहुत समय से इंतजार था, वो क्या है? 10% लॉ, 10% का लॉ। क्या है ये लॉ जिसके पीछे पूरा फूड चेन पागल है? क्या है ये लॉ 10% का? अभी देखो, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट, इसको दिया किसने था? तो याद रख लेना, डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन तो टिक लगा देना। किसने दिया था? चलो बताओ, तुम ही बताओ किसने दिया था इसको? लिंडमैन ने दिया था। अरे हमारे यहाँ पे बहुत लोगों का नाम एल से है, लिन्नेस, कार्ल लिन्नेस, ऐसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हो एल से। लिंडमैन, ये भी एक तो याद रख लो, लिंडमैन ने दिया था। अच्छा ईयर पूछ ले, कौन सी ईयर में दिया था? अगर मान लो लिंडमैन का पूछे कि लिंडमैन ने कौन से ईयर में दिया था, तो क्या कहोगे? तो कह देना उनसे क्या कि 1942 में इनको ये पता चल गया था, जो आज हमें पता चल रहा है। ये कई समय पहले इनको ये बात पता चल गई थी, क्या? 10% लॉ का। तो इन्होंने ये डिफाइन कर दिया 10% लॉ क्या होता है। आओ इसको थोड़ा सा
देखते हैं। तो 10% लॉ का मतलब समझ में आया कि उतना ही एनर्जी ट्रांसफर होगा। चलो इसको अभी आपके तसल्ली के लिए मैं सिंपल फॉर्म में देख लेता हूं। चलो सन से फिर एनर्जी फिर से एक बार देख लेते हैं। सन से एनर्जी किस पे गया? प्लांट्स में। चलो प्लांट लिख दिया। अब इसको ग्रेजिंग फूड चेन में थोड़ा देख लेते हैं। प्लांट में गया, ठीक। इस प्लांट से किसने लिया? तो भाई प्लांट नहीं लिख के यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या, ग्रास। चलो तुम्हारा फेवरेट, उसको किसने लिया? ग्रास हॉफर ने। सॉरी। अच्छा, इस ग्रास हॉफर को किसने खाया? फ्रॉग। फ्रॉग को किसने खाया? बताते चले जाओ। स्नेक ने। स्नेक को कौन खाएगा? ईगल, ठीक। ईगल तो टॉप कंज्यूमर हो गया। ईगल तो टॉप कंज्यूमर हो गया, तो इसका आगे का हमको नहीं पता, नहीं खाएगा कोई, या खाएगा तो खाएगा भाई, हमको क्या करना, हम यहीं तक परेशान हो गए, है कि नहीं? हो गया हो कि नहीं? मैं नहीं हुआ, पढ़ते हैं। चलो स्नेक ईगल तक गया, ठीक है, ये फूड चेन क्लियर हुआ, ये गया। अब चलो फिर से 10% देखो। 1% एनर्जी हमें पता था, आगे पढ़ा है, पिछले क्लासेस का रिकॉर्डिंग देखो, नहीं समझ में आया तो 1% गया। तो मान लो कि अभी थोड़ा ज़्यादा एनर्जी जा रहा है, 1 लाख। बाप रे सर, बहुत ज़्यादा है ये तो, ले रहा है। अभी क्या करें? इसका 1% कितना हो जाएगा बोलो? 10,000, हाँ कि ना? सिंपल, 10% लगाते चले जाएंगे, हर जगह 10% लगाते चले जाओ। चलो 10% मतलब क्या? 1 0 हटाते चले जाओ। अब ये 10,000 किलो जूल कुछ खाएगा, कुछ हीट लॉस करेगा, उसके बाद 10% लेगा तो कितना पहुंचेगा? इसके बाद इसके पास पहुंचेगा 1000, फिर इसके पास कितना पहुंचेगा? 100 ही पहुंचेगा। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल सही। इसके पास कितना पहुंचेगा? 10, और लास्ट में ये बेचारा 1 लेके खुश रहेगा। मतलब स्टार्ट देखो कितने से हुआ था, पहुंचा कितने तक? कम में। अब भी समझ में आया क्या? कुछ क्लिक कर रहा है इधर, कुछ समझ में आ रहा है कि इसके आगे तो नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि एनर्जी ही कम है, खुद देख लो, राशन कम है, आगे नहीं देगा ये। और लिया तुमने जबरदस्ती तो मिलेगा कुछ नहीं, बहुत थोड़ा, क्या करोगे उसका? तो लालच बुरी वाला, ज़्यादा नहीं आगे जाने का। यही समझ में आया कि नहीं बताओ? सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा दिमाग एक्स्ट्रा नहीं चलाना है, इसको समझना है, ठीक है। अब इतना तो हम समझ गए। अभी एक चीज़ और समझो, एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी बात बोल रही है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन लिख रहा है, क्या ये थर्मोडायनामिक्स को फॉलो कर रहा है? ऐसा कुछ तो पूछ रहा है एनसीईआरटी। क्यों बोल रहा है एनसीईआरटी ये? क्यों बोल रहा है? याद करो थर्मोडायनामिक्स जो आपके मास्टर ने, केमिस्ट्री के मास्टर ने पढ़ाया था, एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि एनर्जी तो कभी क्रिएट नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती, तो क्या हो सकती है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। क्या हो रही है? ट्रांसफर। समझ में आया कि नहीं? तो कहीं ना कहीं यहां तुम्हें दिख रहा है वो एनर्जी का ट्रांसफर। अरे बताओ, क्या तुम्हें इधर समझ में आया कि इधर कुछ तो एनर्जी जा रही है, ये जा रहा है, चल रही है, तो एनर्जी का तो ट्रांसफर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या मैं इधर एक चीज और लिख दूं? बोलो, इधर लिख दूं कि एनर्जी, यहां पे, एक मिनट, यहां पे लिखो एनर्जी, एनर्जी का जो फ्लो है, एनर्जी फ्लो फॉलोज, या चलो एक काम करते हैं, ये लास्ट में लिख देंगे। पहले तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही समझ लेते हैं, लास्ट में स्टेटमेंट लिखाता हूं। पहले तो लिख दो, यहां तक ये बात तो खत्म हो गई। अब यहां समझो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम यहाँ केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, बायोलॉजी ही पढ़ेंगे, बट क्योंकि इसका कुछ रूल्स अप्लाई हो रहा है अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ, इसलिए ये समझना ज़रूरी है। और एनसीईआरटी खुद भी कह रहा है, तब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझे कि नहीं? चलो तो यहाँ पे लिख दो, क्या फर्स्ट लॉ क्या लिखोगे? चलो बता दो कि भाई फर्स्ट लॉ तो ऐसा था, सिंपल शब्दों में मास्टर, कि एनर्जी का कभी बनाया नहीं जा सकता, एनर्जी को कभी विनाश नहीं किया जा सकता, एक से दूसरे फॉर्म में भेजा जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। इंग्लिश में लिख दो, एनर्जी कैन नीदर
नीदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। देख लो क्या लिख रहा हूं मैं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो क्या होगा इसका, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड, ओनली बी कन्वर्टेड, बहुत इजी डेफिनेशन है। इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम, कहां से कहां तक, वन फॉर्म, एक फॉर्म से, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहां बोलोगे लेकिन सर इधर फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, किधर फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है? अरे दिमाग लगाओ थोड़ा, भेजा लगाओ, कैसे बताओ, याद करो, फोटोसिंथेसिस याद करो। क्या मैं किधर लिख दूं इसको, चलो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, रुको थोड़ा ऊपर करते हैं, और थोड़ा इधर करते हैं। चलो अभी देखो यहां पे लिखो, क्या लिखोगे, क्या एनर्जी ले रहा था प्रोड्यूसर एनर्जी ले रहा था, और प्रोड्यूसर एनर्जी लेने के बाद क्या किया, उसको कन्वर्ट ही तो किया ना, किस में, खाने में। तो क्या रेडिएंट एनर्जी, क्या मैं यहां पे लिख दूं कि जो रेडिएंट, चलो तुमको कलर दिखाता हूं मैं, देखो क्या मैं यहां पे लिख दूं कि रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन, सूरज का रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन क्या हुआ था, रेडिएंट ऑफ एनर्जी ऑफ सन was converted into what? Radiant energy of sun was converted into chemical energy. क्या केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था ये? अरे हाँ कि ना, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूजन किस बात की? हाँ, और ये केमिकल एनर्जी एक्चुअली क्या था, उसका खाना ही तो था, फोटोसिंथेसिस के थ्रू इसने बनाया ही तो था। तो केमिकल एनर्जी वाज नथिंग बट फूड। अभी समझे कि नहीं, केमिकल एनर्जी वाज नथिंग बट फूड। तो ये लिख के साइड में रखो, वरना कल को फिर पूछते फिरोगे कि सर फर्स्ट लॉ में तो कैसे ये लॉ अप्लाई हो रहा था। तो ऐसे ये लॉ अप्लाई हो रहा था, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल है। अब सेकंड लॉ की बात करते हैं, तब तक के लिए इसको लिखो। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं? ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम सिंपल टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट है बेटा। चलो गर्मी बहुत है, चलो लेट्स गो फॉर सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? अगर सेकेंड लॉ में पूछूं, तुम लोग तो बड़े बुद्धिजीव हो केमिस्ट्री के, बता दो मुझे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? क्या पढ़ रखा है अभी तक? अभी तक तो चैप्टर हो ही गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोल रहा है? अभी क्या यहाँ पे देख रहे हो कि कुछ हीट, कुछ ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी का, सम एनर्जी विल गेट ट्रांसफर्ड, और कुछ लॉस हो जा रहा है। क्या समझ में आया? हीट का लॉस दिखा था क्या? तो यही तो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है बताओ कि ड्यूरिंग ट्रांसफर, क्या है? ड्यूरिंग ट्रांसफर कुछ एनर्जी जो होगा वो लॉस हो जाएगा, ट्रांसफर के ही दौरान कुछ एनर्जी का नुकसान हो जाएगा एनवायरमेंट में। और कहाँ नुकसान होगा? इधर ही होगा, इन द फॉर्म ऑफ हीट, या एंट्रोपी बोल लो, है ना? एंट्रोपी वर्ड यूज आता है, डेल्टा या उससे डिनोट करते होंगे, आई डोंट नो, इतना याद जो मुझे आ रहा है, लेकिन केमिस्ट्री का ये कॉन्सेप्ट है। क्या बोलते हैं उसको कि सम ड्यूरिंग, नहीं ऐसे लिख दो कि ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफर, जब एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफर, कि अरे जब एनर्जी ट्रांसफर कर रही होगी, ठीक है, सम एनर्जी विल बी लॉस्ट, कुछ एनर्जी का लॉस्ट हो जाएगा, सम एनर्जी विल बी लॉस्ट, खत्म, टाटा बाय बाय। किसका? किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ हीट, गर्मी के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ हीट, या फिर एंट्रोपी कह लो इसको, या फिर एंट्रोपी कह लो।
इतनी सी बात समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आई कि एनर्जी ट्रांसफर के दौरान, सिंपल कॉन्सेप्ट है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, हीट का लॉस हो रहा है एनवायरनमेंट में, वो सेकंड लॉ है। ठीक है, अच्छा अमेजिंगली देखो क्या चीज़ें हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी बहुत कमाल का बात कहता है, और ये बात इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पे नोट करके लिख लो। एनसीईआरटी कहता है कि 10% लॉ जो है वो फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अमेजिंग है कि 10% लॉ थर्मोडायनामिक्स के, 10% लॉ थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ पे चुपचाप लिख देंगे एनसीईआरटी की बात समझते हुए क्या, कि 10% जो लॉ है लिंडमैन ने जो दिया था, 10% लॉ 10% लॉ follows the second law of thermodynamics। थर्मोडायनामिक्स के सेकेंड लॉ को ये फॉलो कर रहा है। समझे? इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है डिफिकल्ट, इजी है अगर समझते चले जाओगे तो। ठीक है, चलो अब तो हम हमारे दूसरे चीज़ की बात करते हैं। क्या है वो क्या चीज़ है? वो है डेट्राइटस फूड चेन। छोड़ दिया था हमने बीच में? नहीं छोड़ा था, जीएफसी पढ़ रहे थे, ग्रेजिंग फूड चेन। अब डेट्राइटस पे थोड़ा नज़र डालते हैं, थोड़ा समझते हैं कि डेट्राइटस फूड चेन क्या है। वैसे तो नाम ही काफ़ी है, नाम ही काफ़ी है इसे समझने के लिए। समझ में आया कि नहीं? डेट्राइटस फूड चेन, अरे बेटा नाम से ही बहुत कुछ समझ में आ जा रहा है। तुम्हारा नाम से ही हम समझ जाएंगे कि तुम हो कौन। वैसे ही इधर इकोसिस्टम में इसका नाम से समझ में आ रहा है। डेट्राइटस मतलब क्या? डिकम्पोजिशन का पार्ट होगा, यानी बिगिनिंग डेट्राइटस से होने वाला है। याद करो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या बताया था उधर ग्रेजिंग में, सन बोला था, इधर क्या होगा? डेट्राइटस होगा। याद करो डिकम्पोजिशन, मैंने क्या कहा था? पिछले जितने भी कॉन्सेप्ट है आगे आने वाले में सब लिंक होते चले जाएंगे। अगर पिछला का थोड़ा सिस्टम हिला तो यहाँ तुम्हें कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं मिला, ऐसा समझना। इसीलिए पिछले कॉन्सेप्ट से थोड़ा पढ़ के आएंगे जब भी आएंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। तो अभी के लिए तो समझो क्या है डेट्राइटस फूड चेन। हम समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं हम इसके अंदर, कि डेट्राइटस फूड चेन में तो सबसे पहला जो स्टार्ट होगा वो क्या होगा? बिगिंस विथ एक मिनट लिख दो फिर से। begins with dead organism, begins with, ये मरे हुए ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होगा। डेड ऑर्गेनिज्म, एक मरे हुए ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? डेट्राइटस ही बोलते हैं ना। बोलो, डेड ऑर्गेनिज्म हो या प्लांट हो, डेड ऑर्गेनिज्म हो या प्लांट हो, क्या बोलेंगे इसको? डेट्रिटस। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? डेट्राइटस। समझ में आया? बिगिंस विथ डेड ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म से तो ये स्टार्ट होता है, यानी डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म ही इसका बिगिनिंग है, यहीं से वो शुरू होने लगेगा। ठीक है, अभी दूसरा क्या? तो सोर्स ऑफ एनर्जी बता दो। अभी बताया था ना सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा। उधर तो सन था, उधर सन था, सूरज से चीजें जा रही थी। हाँ उधर, लेकिन बिगिनिंग किससे हो रहा था? प्रोड्यूसर से हो रहा था। उधर सूरज से बिगिनिंग नहीं हुआ, तो सोर्स ऑफ एनर्जी था, बिगिनिंग तो प्रोड्यूसर कर रहा था। ठीक है, यहां पे लेकिन बिगिनिंग क्या होगा? सोर्स तो डेट्राइटस है, यहां बिगिनिंग भी डेट्राइटस ही होगा, सॉरी सोर्स भी डेट्राइटस ही होगा। बिगिनिंग जो है वही सोर्स भी है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सोर्स तो क्या होगा? एनर्जी का सोर्स होगा, लिख लो, गांठ बांध लो, क्या? कि डेट्राइटस होगा। क्या समझ में आया? एनर्जी का सोर्स भी डेट्राइटस होगा। क्यों? क्योंकि इसी को डेट्राइटिवोस तोड़ेंगे, और जब तोड़ेंगे फिर फर्दर डिकम्पोजिशन होगा। कैसे होगा? डिकम्पोजर्स आएंगे, बैक्टीरिया फंजाई आएंगे। याद करो कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस, देखो फिर लिंकेज जोड़ रहा हूं, यानी लिंक है। तो ऐसे करके चीजें चलती चली जाएंगी, चलती चली जाएंगी। समझ रहे हो कि नहीं? अभी देखो
तो एक चीज़ तो समझ में आया कि सर आप ये कहना चाह रहे हो, इसका मतलब हाँ बिल्कुल, क्या कि जो T1 जो ट्रॉफिक लेवल 1 होगा, सबसे पहला जो ट्रॉफिक लेवल होगा वो तो डेट्राइटिव वोर्स से शुरू होगा, हाँ कि ना? तो लिख दो T1 स्टार्ट्स फ्रॉम किन से? डेट्राइटिवोर्स। डेट्राइटिवोर्स होंगे जो जिनसे ये T1 स्टार्ट होगा, ठीक है? समझ में आया? ये T1 स्टार्ट होगा, T1 स्टार्ट्स फ्रॉम डेट्राइटिवोर्स। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे क्या चीज़ बनने वाला है? क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ, कलर लिख लो ये, ठीक है? क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ब्रेक डाउन होगा किसका? वहाँ तो बन रहा था, इनऑर्गेनिक लेके ऑर्गेनिक बना रहे थे, फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तो ब्रेक डाउन हो रहा है वही ऑर्गेनिक का इनऑर्गेनिक के अंदर। अरे बोलो, कॉन्सेप्ट कितना लिंक है, कितना लॉजिकल है ये। नेचर ऐसे ही वर्क नहीं करता बेटा, भगवान का क्रिएशन है ये। तो क्या लिख दूं यहाँ पे कि ब्रेक डाउन, टूटेगा क्या चीज? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक का ब्रेकडाउन किस में होगा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक इनटू किस में? सिंपल इनऑर्गेनिक में। अरे याद करो, आगे पढ़ा था, बहुत कुछ बना था, ह्यूमस भी बना था, और ह्यूमस का जब टूटा मिनरलाइजेशन याद करो, मिनरलाइजेशन कैसे मिनरल्स का टूट के बना था? अरे ह्यूमस के फॉर्म में स्टोर हो रहा था कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस के अंदर। आगे बढ़ा कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन आया, ह्यूमस स्टोर हुआ। जब ह्यूमस स्टोर होने लगा, जब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट पड़ा, मिनरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू इनऑर्गेनिक सिंपल फॉर्म में टूटते चला गया, मिक्स होते चला गया, प्लांट यूटिलाइज करते उसको चला गया। समझ में आ रहा है? लिंक बैठ रहा है? ये चीज़ें हैं, ये तो बेसिक्स है, समझ गया। थोड़ा इसका भी ड्राइंग कर ले, चलो कर लेते हैं, ट्रॉफिक लेवल समझने के लिए कर लेते हैं। तो ये डेट्राइटस था। डेट्राइटस को किसने खा गया? अर्थवर्म ने खाया, मतलब ब्रेकडाउन किया, कुछ खाया, ठीक? ये डेट्राइटिवोर था, ठीक? अर्थवर्म का क्या हुआ? स्मॉल बर्ड आके, पक्षी आया, उसको छोटा सा धप्पा बोल के चला गया। ये पक्षी धप्पा बोल के जा रहा था छोटा, उसको बड़ा वाला आया, उसने भी बोल दिया धप्पा। बड़ा वाला तो आज़ाद है, टॉप कंज्यूमर है, इसको कोई धप्पा नहीं मार सकता। बोलो समझे कि नहीं? अब ट्रॉफिक लेवल अगर मैं पूछ लूँ, ये तो बेटा बाएं हाथ का खेल है, जिसने सुना होगा वो लिखेगा। T1 यही हो गया डेट्राइटस। देखो यहाँ बताया था डेड प्लांट से, अच्छा नहीं इधर से होगा, हाँ ठीक ठीक। देखो ये डेड प्लांट्स है, चलो लिख ही देता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे। डेड प्लांट्स और एनिमल है ये। अरे डेट्राइटस यही तो होता है, ठीक है? डेड प्लांट एनिमल। अच्छा, T1 किधर से शुरू हो रहा है? डेट्राइटिवोर है ये, लिख दो नीचे, डेट्राइटिवोर, ठीक? T1 कहाँ से शुरू हुआ था? T1 तो यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक? T2 किधर से हुआ? T2 ये छोटा पक्षी, और ये बड़ा पक्षी पे T3। क्या समझ में आया? ये कैसे जा रहा है? लार्ज बर्ड, स्मॉल बर्ड, समझ में आया? तो बिगिन्स विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेट्राइटस फूड चेन विल ऑलवेज बिगिन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। इतना बता दिया, अभी तो क्लियर हो गया होगा। चलो आगे। अभी मेरे को एक चीज बताओ। अच्छा एक और बचा है ना, हाँ वो ये, लेकिन याद रखना डेट्राइटस फूड चेन और ग्रेजिंग फूड चेन, ये एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरासिटिक फूड चेन बस बताया है, आ गया तो तुम्हें ऐसा नहीं लगे कि कहां से ये कॉन्सेप्ट आया। पूछ लिया तो एटलीस्ट मार्क करके आ जाओगे। इससे बहुत टफ या कॉम्प्लेक्स नहीं पूछने के चांसेस हैं, नहीं ही पूछेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, दोनों एनसीईआरटी में है। कौन? ग्रेजिंग और डेट्राइटस। इसलिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या समझे कि नहीं? बिल्कुल समझ में आया सर। आप तो बस जल्दी से बता दो पैरासिटिक क्या होता है। हाँ बेटा बिल्कुल, पेशेंस रखो। तो लिख लो बेटा पैरासिटिक। अरे पैरासिटिक में सिंपल है, पैरासिटिक में FC लिख रहा हूँ, समझ जाओ, फूड चेन की बात हो रही है। कुछ लोग आकर के अपना बुद्धि का प्रदर्शन मत करना, मुझसे पूछने मत लगना FC क्या था। ये फार्गुसन कॉलेज नहीं है। चलो
पैरासिटिक फूड चेन में बेटा पैरासाइट का इन्वॉल्वमेंट होगा, सिंपल एज दैट, क्लियर। इसको सिर्फ एक डायग्राम से डिपिक्ट करके हम समझ जाएंगे। देखो पैरासिटिक फूड चेन में हरा भरा पेड़ लेते हैं, चलो ये पेड़ था, इस पेड़ पे बैठी थी पक्षी, इस पेड़ पे बैठी थी पक्षी, इस पक्षी के अंदर कौन बैठे थे? इस पक्षी के अंदर पैरासाइट्स बैठे थे, ये इससे न्यूट्रिशन विड्रॉ कर रहे थे। तो अगर मैं ट्रॉफिक लेवल की बात करूं, अगर मैं ट्रॉफिक लेवल की बात करूं तो T1 किधर से शुरू होगा? बर्ड पे, फिर पैरासाइट T2 होगा। समझे? मैं लिख नहीं रहा हूं, बस समझ जाओ, इतनी सी बात क्लियर है। अरे सेम कॉन्सेप्ट इधर ही लगा दो, डेट्राइटस से इधर ये प्लांट और इससे शुरू हो रहा था, T1 तो उससे शुरू होगा जो उससे लेने लगेगा ना। बर्ड यहाँ पे हार्बीवोर का काम कर रही है। आगे पढ़ेंगे, ये वही चिड़िया है जो दो दो रोल प्ले करती है, हम इंसान भी दो दो रोल प्ले करते हैं, पर वो आगे देखेंगे। अभी तो ये समझ में आया कि नहीं बताओ? ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ट्री है, बर्ड बैठी है, पैरासाइट उस पर बैठा है, वो उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, ट्री इकोसिस्टम, अभी आगे पिरामिड्स में भी थोड़ा सा इसके बारे में हम समझेंगे कि ट्री की पिरामिड्स कैसे बनती है, वो इंपॉर्टेंट है, समझ सकते हो, क्वेश्चंस तो आते हैं उससे। ठीक है, अभी आगे समझते हैं। यहाँ पे क्या मैं एक क्या हो गया, ये कुछ तो गड़बड़ था। चलो मैं एक रेखा खींच देता हूँ, ये रेखा आ गया। ठीक है, अभी समझो, कॉन्सेप्ट है, समझो। देखो, प्रोड्यूसर, हमने अभी फूड चेन समझा, प्रोड्यूसर, हार्बीवोर, कार्निवोर, टॉप कार्निवोर। ठीक है, ये GFC समझा। ठीक, अभी मेरे को एक चीज बताओ, ये तो चल रहा है, लेकिन क्या ऐसा भी होगा कि प्लांट से जब, प्रोड्यूसर से जब कंज्यूमर की तरफ गया, तो या तो हो सकता है प्रोड्यूसर ही मर जाए, मर सकता है ना भाई, लाइफ का किसी का भरोसा तो नहीं, कभी भी कोई भी जा सकता है, तो प्रोड्यूसर डेड हो जाए। ये भी हो सकता है कि जो हार्बीवोर ने खाया, उसको तुरंत खाया उसने, थोड़ा एनर्जी 10% लिया उससे, वो भी मर गया, आगे का चेन हुआ ही नहीं, वो नीचे चला गया। या फिर थर्ड लेवल तक गया, वो नीचे चला गया, यानी मर गया। तीसरा जो हमारा ट्रॉफिक लेवल पे था ऑर्गेनिज्म, चौथे पे गया, अरे वो लेने के बाद वो भी मर गया हो सकता है। मतलब किसी एक लेवल पे ऐसा हो सकता है, या तो चेन पूरा चले, या तो बीच बीच में लोग टपक जाएं एक जगह पे किसी पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे। यानी कि इससे क्या समझ में आ रहा है, वो टपके तो गए कहाँ? डेट्राइटस फूड चेन में ही तो गए। तो क्या एक चीज समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है ना बेटा कि इसमें मतलब एक चल रहा है तो सदा बाहर चलेगा, बीच में कुछ लोग टपकने के भी तो चांसेस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है मास्टर, कहना क्या चाहते हो? कहना बस इतना चाहता हूं बेटा, दोनों में इंटरलिंक है। कैसे? अब जब डायग्राम से बना के दिखाऊंगा और समझ में आएगा। इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं, कि फूड चेन तो चल रहा होगा, लेकिन बीच बीच में कुछ लोग मर भी तो रहे होंगे, मे भी मर रहे होंगे, या मे भी मर जाएं, और मरने के बाद वो डेट्राइटस फूड चेन का पार्ट बन जाए। तो बेटा लिंकेज आया कि नहीं? ऐसे गए, नीचे लिंक हो गए, ऐसे जा रहे थे मस्त, नीचे लिंक हो गए, कुछ भी हो सकता है। चलो डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा बेटा। रेडी? रेडी सेट गो। चलो चलो, ये था बेटा प्रोड्यूसर। हाँ सर, और बताओ इसके आगे क्या हो गया? हार्बीवोर आया सर, बिल्कुल सही। क्या ये कंज्यूमर था? हार्बीवोर। क्या ये कंज्यूमर था? बिल्कुल सही सर। प्राइमरी था, पहले आया था, खा लिया इसने, फर्स्ट है हर चीज में, आया, हम बोल बिल्कुल सर। फिर ये आगे बढ़ा, अरे टिक हो रहा, अरे वाह, फिर टिक हो रहा है, एक मिनट। हार्बीवोर से फिर क्या ये कार्निवोर पे गया? हाँ सर, बिल्कुल सही। अब बेटा ये क्या, कार्निवोर को तुम सेकेंडरी कंज्यूमर भी बोल दोगे क्या? बोलने का क्या सर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर ही तो है। सेकेंडरी ये फिर आगे चलता चला जाएगा, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ये आगे चलता चला जाएगा। ठीक है, ये आगे ऐसे, अरे एक मिनट, ये क्या इरेजर आ गया, ये आगे चलता चला गया। ठीक, समझ में आया कि नहीं? इधर से इधर गया, इधर से इधर गया। अभी समझो कॉन्सेप्ट। अब ये प्रोड्यूसर बेचारा क्या था, बहुत अच्छे दिन चल रहे थे इसके, इसने सन से एनर्जी भी लिया था, लेकिन बेचारा अच्छा आदमी था, नहीं रहा। अब बड़े दुख की बात है। तो देखे कहाँ गया ये? तो बेटा ये तो यहाँ चला गया,
क्या ये नर्क है? नर्क नहीं है बेटा। क्या है अभी देखो, या हो सकता है ये चला गया हो, ये थोड़ा आगे बढ़ा, ये गया, ये भी तो जा सकता है। ठीक, तो हो क्या रहा है देखो, प्रोड्यूसर था, हर्बीवोर ने खाया, फिर हो सकता है हर्बीवोर का डेथ हो गया और वो चला गया। अच्छा ये कहाँ जा रहे हैं पहले लिख दे तो समझ में आएगा। क्या ये सब डेट्राइटिवोर्स के पास जा रहे हैं? बोले सर ये अचानक से क्यों चले गए, रिश्तेदारी है क्या? बोले नहीं बेटा रिश्तेदारी नहीं है, ये सब मर गए हैं, ये सब बेटा मर गए हैं, डेड। ठीक है, डेड राइट। तुम लोग चिल्लाने लगोगे, मास्टर स्पेलिंग गलत लिख रहा है। बेटा गलत नहीं लिख रहा हूं, ठीक से देखो, समझे कि नहीं? डेट्राइटिवोर्स के पास चले गए, डेड हो गए ये, इसलिए डेट्राइटिवोर्स के पास चले गए। अभी लेकिन देखो डेड कैसे हो गया, ऐसे थोड़ी कि सारा लेवल सही से खिचड़ी बन गया, नहीं ऐसा नहीं हुआ। देखो या तो प्रोड्यूसर हो सकता है प्रोड्यूस कर रहा हो पर मर गया, किसी कारण से मर गया और डेट्राइटिवोर्स यानी इस फूड चेन के अंदर चला गया। या तो हो सकता है ये चेन इधर गया हो फिर नीचे आ गया हो, यानी ये मर गया हो। ऐसा नहीं ये नीचे आ गया मतलब ये भी मर गया, नहीं ये नहीं मरा है, हर्बीवोर मर गया। यानी लेकिन मैं चेन बता रहा हूं कि चेन आगे गया लेकिन हर्बीवोर मर गया, वो डेट्राइटिवोर्स के पास आ गया। फिर चेन आगे गया कार्निवोर के पास, वो मर गया, चेन इधर आ गया। बेटा देख रहे हो लिंक? क्या अब समझ में आया कि इंटरकनेक्शन है दोनों के बीच में? दोनों तो बेटा कनेक्ट हो रहे हैं, दोनों तो बेटा कनेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो बेटा यहां पे लिख लो एक चीज, एनसीईआरटी की लाइन मैं दूसरी पेज में लिखा रहा हूं। एनसीईआरटी बहुत ही प्यारी सी लाइन लिखती है, एनसीईआरटी का लाइन है, यहां पे एनसीईआरटी लिख दो। एनसीईआरटी लिख करके यहां पे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बेटा क्या लिखो कि जीएफसी। समझ में आया? जीएफसी क्या? ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्राइटस फूड चेन क्या होंगे बेटा? आर इंटरकनेक्टेड, जुड़ रहे हैं। बोलो हाँ कि ना? अरे बोलो हाँ, आर इंटरकनेक्टेड। ओ भाई सी तो बहुत बड़ा मुंह खोल दिया इसने, एक मिनट। आर इंटरकनेक्टेड। अच्छा ये इंटरकनेक्टेड हर समय होंगे क्या? नहीं, कुछ लेवल पे होंगे। तो क्या मैं इधर ये लिख दूं कि जीएफसी एंड डीएफसी आर इंटरकनेक्टेड एट सम लेवल? ये हर लेवल पे नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा कि भाई जहां देखो वहीं चले गए ये नहीं बेटा, ये हर जगह नहीं होगा। एक मिनट, एट सम लेवल। बोलो इतनी सी बात है, ये कॉन्सेप्ट तैयार है, क्लियर है, समझे? ठीक है, अभी देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक, मान लो एक डेट्राइटस फूड चेन चल रहा था। चलो चलाते हैं, पहले डेट्राइटस फूड चेन को हम चलाते हैं, इस कलर से दिखाते हैं। चलो ठीक, अब डेट्राइटस फूड चेन में क्या हुआ कि भाई यहाँ पे तो एक डेट्राइटस पड़ा था। ठीक, डेट्राइटस तो पड़ा था बेटा, इस डेट्राइटस को तो किसने खाया? अर्थवर्म ने खाया, मतलब कुछ तोड़ा, कुछ खाया, कुछ पचाया। ठीक, अर्थवर्म, गौरंगा अर्थवर्म। इस अर्थवर्म को तो कौन खाएगा बताओ मुझे? बर्ड्स खा जाएंगी कुछ? भाई बर्ड्स तो खाती है ना? हाँ खाती हैं सर, तो लिख दो यहाँ पे स्मॉल, सेम चीज़ लिख दो, स्मॉल बर्ड। अब इस स्मॉल बर्ड को तो बेटा लार्ज बर्ड नहीं खाया, ये तो कहानी रिपीट है। पर इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग तो अब आने वाला है, अब मज़ा आने वाला है। अभी देखो जैसे, और मान लो एक्चुअली क्या है, जीएफसी और डीएफसी पैरेलली चल भी रहे होते हैं। मैंने बताया था ऐसा नहीं हुआ कि ऑर्गेनिज्म मर नहीं रहे होंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, 5 पेड़ है, सब ग्रेजिंग फूड चेन से जा रहे हैं। हो सकता है कोई पेड़ मर गया हो सकता है कि 4 जगह जा रहा हो, 4 डियर अलग अलग पेड़ खा रही हो, उसमें से एक डियर मर गई, तो डीएफसी चल रहा होगा ना। तो यानी पैरेलली भी चलते हैं दोनों, ये याद रखना। ठीक है, ऐसा कोई आ जाए तो मेरे पास मुंह उठा के मत आना कि सर ये क्या पढ़ा दिया। पढ़ाया वही है जो कॉन्सेप्ट में है, जो एनसीईआरटी बता रही है। तो अभी ध्यान देना, अभी क्या हुआ बेटा, डीएफसी इधर मान लो कि जीएफसी चल, अच्छा ये क्या है, यहाँ पे लिख दूँ क्या मैं? हाँ चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये क्या है? ये तो डीएफसी है। ठीक, डीएफसी मतलब डेसिडुअस फूड चेन नहीं, डेट्राइटस फूड चेन। ठीक है, चलो कलर लेते हैं। ठीक है,
अभी मानो उल्टा चलाते हैं, चलो। इधर ग्रास था, ग्रास को किसने खाया? सर सेम रिपीट कर रहे हो बेटा, मज़ा आएगा, रुक तो जाओ बेटा। मास्टर दोबारा दोबारा चीज़ क्यों पढ़ा रहा है बेटा? मास्टर इसलिए पढ़ा रहा है ताकि तुमको कॉन्सेप्ट समझा सके। देखो तुम लोग चक्कर में ग्रॉस ऑफर लिखने वाला था मैं, ग्रास ऑफर है ये, देखो ग्रास ऑफर है। अब ये ग्रास ऑफर को किसने खाया बेटा? फ्रॉग खाते चला गया। खिलाते जाओ खिलाते जाओ, पेट भरने दो सबका। इसको स्नेक अंकल ने खाया। अच्छा इसको किसने खा लिया? चलो ईगल ने। ठीक ठीक, इसको ईगल। अच्छा मान लो चलो ईगल ने अभी इसको खाया नहीं है, अभी तो ओ भगवान, अभी तो क्या हो रहा था, अभी यहाँ तक ये पहुँचा ही था, ग्रास का चीज़ें यहाँ पे चल ही रही थी। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले तो, GFC, ग्रासलैंड फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन, सॉरी। ठीक है, अभी क्या हुआ बेटा? देखो इंटरेस्टिंग क्या हुआ, मज़ा क्या आया। ये स्नेक भाई साहब फ्रॉग को खा करके जा रहे थे, ये ऐसा बोल दो, फ्रॉग को इसने यहाँ पे आगे बढ़ा, फ्रॉग को खाया, लेकिन अभी इसका मन भी और चेंज हो गया, बोला यार मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया, कुछ और खाना है मुझे। तो इसने क्या किया, इसकी नज़र पड़ी कि भाई डेट्राइटस फूड चेन चल रहा है, इस अर्थवर्म को ही गटक लूँ क्या? तो इसने बोला गटक लेता हूँ। तो स्नेक ने क्या किया, इस अर्थवर्म को ही गटक लिया बेटा, खा गया इस अर्थवर्म को। सुनने में तो बड़ा अजीब लग रहा होगा कि भाई सांप थे तुम, सांप समाज में हंसी करवाओगे तुम, क्या चल रहा है ये? सांप हो और खा रहे हो केचुआ, अर्थवर्म। बेटा कुछ प्रजाति स्नेक्स की ऐसी होती है, सम स्पीशीज ऑफ स्नेक्स ईट अर्थवर्म्स, ऐसे भी प्रजातियां होती हैं। ठीक है, इसलिए ये मान सम्मान से बाहर काम नहीं कर रहा, अपनी बिरादरी का ही काम कर रहा है बेटा। तो अर्थवर्म खा लिया इसने, स्नेक ने। मान लो इसको इससे पहले कि ये ईगल आके खाता, इसने अर्थवर्म खा लिया, ये इसके बीच में पड़ गया, ये डेट्राइटस फूड चेन चल रहा था उसके बीच में पड़ गया। तो क्या तुम ये देख पा रहे हो कि ये तो अब आगे साइकिल तो नहीं होगा, अर्थवर्म के बाद का साइकिल तो नहीं होगा, ये फूड चेन यहीं रुक गया है क्योंकि अर्थवर्म को खा गया है ये। क्या समझ में आया? तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ GFC के ऑर्गेनिजम्स इंटरफेयर कर जाते हैं DFC साइकिल के अंदर, समझे? ये कभी कभी होता है, ऐसा नहीं हमेशा चलेगा। कभी आज मूड हुआ, इनका मूड हुआ कि भाई रोज दाल रोटी खाते हैं, आज थोड़ा चाइनीज खाया जाए, चले गए चाउमीन खाने। समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं? इतनी सी बात। तो इससे तो एक कॉन्सेप्ट तुम लिख लो। क्या लिखोगे? इससे एक कॉन्सेप्ट ये लिख लो, ये कॉन्सेप्ट है क्या चीज, कि सम ऑर्गेनिजम्स, क्या लिखोगे कि सम ऑर्गेनिजम्स, किसके? सम, चलो ऑर्गेनिजम्स नहीं लिखते हैं, मेंबर्स लिख देते हैं, मेंबर्स ज़्यादा बोनाफाइड लग रहा है। कुछ DFC के मेंबर्स जो है वो प्रे हो जाएंगे, किसके? GFC के। अरे अर्थवर्म खा रहा है स्नेक को, ऐसा नहीं देख समझना इसको, स्नेक अर्थवर्म को खा रहा है, देखो एरो समझना, कंफ्यूज मत होना। तो लिख दो सम मेंबर्स ऑफ किसके? ग्रेजिंग फूड चेन के, GFC में, या DFC, सॉरी यहां पे लिख दो some members of DFC may become, क्या होगा? may become, क्या बोलो आगे, क्या लिखूं? may become prey, शिकार हो जाएंगे, may become prey to animals of ग्रेजिंग फूड चेन GFC। या यहां पे ना एक ये डाल लो, लिख लो समटाइम्स, ये कभी कभी होगा, हमेशा नहीं होगा। समटाइम्स सम मेंबर्स ऑफ DFC may become prey to animals of GFC। क्या समझ में आई इतनी सी बात? सिंपल कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट भी पूछ लेगा, तुम केपेबल हो इस आंसर को देने के लिए, समझे कि नहीं? चलो अब इतनी सी बात पहले लिखो और मुझे बताओ कि अब तक तुमको समझ में आया कि नहीं। अगर आ गया तो
तो कॉन्सेप्ट को वापस से समझो, वापस से इसका रिवीजन करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम देख रहे हो हर एक लेवल पे, हर एक टाइम पे कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है। कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। कॉन्सेप्ट्स का लिंक हो रहा है। थैंक यू। चलो अभी एक डिफरेंस और समझते हैं जीएफसी और डीएफसी के बीच में। मैंने याद करो बताया भी था कि ऐसा आने वाला है कुछ। लेट्स गो, ठीक है। और ये डायरेक्ट भी पूछते हैं, ठीक है। तो जीएफसी लिख लो और डीएफसी लिख लो, दोनों के बीच का डिफरेंस लिख लो, एक डिफरेंस लिख लो। उससे पहले मुझे एक चीज बताओ, ठीक है। अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा एनर्जी का कंडक्ट किधर हो रहा है, याद करो वो एक्वाटिक एग्जांपल दिया था जब 170 बिलियन एनुअल ग्लोबल एनपीपी बन रहा था, याद करो। तो 170 बिलियन में से सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कौन सा एरिया था, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कौन सा एरिया था? आप कहोगे सर टेरेस्ट्रियल था। क्यों? 115 बना रहा था। इससे एक चीज मुझे याद आई, वो थोड़ा नोट डाउन करना। मैंने जब वो पढ़ाया था आपको वहां पे एक करेक्शन कर लो। क्या करेक्शन है? करेक्शन ये है कि टेरेस्ट्रियल में 135 नहीं होगा, 115 होगा। समझे? उसको 115 ऑर्गेनिक मैटर कर लो, ठीक है। 115 वहां पे प्रोड्यूस हो रहा था आउट ऑफ 170, ठीक है। इतना से करेक्शन वहां पे कर लेना जहां पढ़ाया था। अभी समझते हैं इस बात को। तो मुझे बताओ टेरेस्ट्रियल के अंदर, क्या टेरेस्ट्रियल के अंदर मेजर एनर्जी था, एनपीपी था, एनपीपी बना रहा था आउट ऑफ 170, 115। बाकी का 55 कौन बना रहा था? एक्वाटिक। तो अभी बताओ डीएफसी जो होगा, मेजर एनर्जी कंडक्ट डीएफसी और जीएफसी में से कहां होगा? यानी कि देखो मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर मैं बात करूं कि मेजर कंडक्शन ऑफ एनर्जी, मेजर कंडक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो, अगर मेजर कंडक्शन की बात करूं, ठीक है, मेजर कंडक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो जीएफसी में कहां होगा? कौन से इकोसिस्टम में, कौन से इकोसिस्टम में जीएफसी में मेजर एनर्जी फ्लो होगा? यहां भी सेम चीज लिख लो, मेजर कंडक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो इन। सबसे ज्यादा एनर्जी फ्लो कौन सा ऐसा फूड चेन है, कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें जीएफसी होगा मेजर कंडक्ट, और कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें डीएफसी होगा मेजर कंडक्ट? कॉन्सेप्ट से समझो, इसमें रटना नहीं है, डायरेक्ट आता है, कॉन्सेप्ट से समझो। अगर एक बात बताओ, जब डेट्राइटस फूड चेन की बात कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं कि भाई डेट्राइटस का फॉर्म हो रहा होगा। अरे कॉमन सेंस है, डेट्राइटस कहां फॉर्म होगा? जहां पे लिविंग मैटर होंगे, जहां पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा वहीं तो बायोमास ज्यादा होगा, वहीं तो लिविंग मैटर ज्यादा होंगे, और क्योंकि लिविंग मैटर ज्यादा होंगे वहीं पे तो डेट्राइटस का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि वो डेड हो जाएंगे, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं? इतनी सी बात है। क्या एक्वाटिक में क्या समझा था हमने? एक्वाटिक में तो सर आपने बोला था प्रोडक्टिविटी कम है। प्रोडक्टिविटी कम क्यों है? क्योंकि सर उसमें सर्टेन फैक्टर्स थे, नाइट्रोजन, लो लाइट, वो था। अच्छा ठीक है, प्रोडक्टिविटी तो कम था। प्रोडक्टिविटी कम होने के कारण क्या वहां पे बायोमास नॉर्मल या कम रहेगा? और क्योंकि कम रहेगा डेट्राइटस नहीं बनेगा ज़्यादा, और क्योंकि नहीं बनेगा तो मेजर कंडक्ट डेट्राइटस फूड चेन हो ही नहीं सकता है। तो क्या मैं यहाँ पे ये चीज़ लिख सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेजर कंडक्ट जीएफसी का तो कहाँ पे होगा? एक्वाटिक फूड चेन में होगा। इसको थोड़ा ब्लू दिखाया जाए, यहाँ पे तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में होगा। मेजर कंडक्ट कहाँ पे होगा? एक्वाटिक इकोसिस्टम में। तो कॉमन सा बात है, अगर इधर एक्वाटिक इकोसिस्टम है, अच्छा कॉमन सा भी नहीं, मैंने लॉजिक भी दिया है बेटा इसके पीछे। इधर क्या होगा? टेरेस्ट्रियल। इधर क्या होगा? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होगा। इधर तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होगा ही होगा।
समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया? इतना सा बात है। अब कुछ बच्चे दिमाग भिड़ाएंगे क्या कि सर चरना बोला था आपने, ग्रेजिंग फूड चेन बोल रहे थे आप, इसका मतलब तो सर वो तो लैंड पे ही होगा। बेटा ग्रेजिंग फूड चेन बोला, इसका मतलब जरूरी नहीं वो लैंड पे होगा। याद करो, एग्जांपल तो मैंने एक्वेटिक का भी दिया था, कॉन्सेप्ट वहां पे भी हुआ। ग्रेजिंग फूड चेन मतलब एक फूड चेन जिसके अंदर लोग एक दूसरे को खा रहे हैं और जिसका सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन है। कुछ पैरामीटर्स भी बताए थे बेटा, कुछ चीज़ें भी लिखवाई थी। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन है। सूरज चाचू से सन ले रहे थे, प्रोड्यूसर्स होंगे उसके अंदर। टेटाटस फूड चेन में तो सोर्स ऑफ एनर्जी ही अलग है, समझे कि नहीं? तो एक्वेटिक में भी होगा। केवल ये दिमाग में मत रखो कि अगर ग्रेजिंग फूड चेन बोला तो टेरेस्ट्रियल की बात हो रही है। नहीं बेटा, टेरेस्ट्रियल होगा, लेकिन सिर्फ टेरेस्ट्रियल नहीं होगा, एक्वेटिक भी होगा, समझे कि नहीं? एक्वेटिक इकोसिस्टम। अभी इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं? सिंपल कॉन्सेप्ट था। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्यों होगा? डीएफसी का मेजर कंडक्ट, कॉमन सेंस जो बताया। इसलिए होगा बेटा क्योंकि डेट्राइटस का फॉर्मेशन वही होगा जहां बायोमास ज्यादा होगा। अरे बोलो, सन से एनर्जी लिया, फूड चेन चला, बीच में मरते चले गए, बहुत ज्यादा बायोमास थे, मरेंगे भी तो बायोमास को डिकम्पोज करने के लिए डेट्राइटस चाहिए। डेट्राइटस फूड चेन वही होगा, ज्यादा डेट्राइटस फूड चेन बनेगा, जहां ज्यादा बनेगा वही तो टेरेस्ट्रियल है बेटा। जहां ज्यादा बन रहा है वही तो टेरेस्ट्रियल है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल में ही तो बायोमास का प्रोडक्शन ज्यादा था। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं? बहुत सिंपल है। एक्वेटिक में उतना ज्यादा लोग डेट्राइटस फूड चेन का फॉर्मेशन नहीं होगा बेटा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम है। हम प्रोडक्टिविटी के पैरामीटर से भी समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स लिंक ज़्यादा नहीं है, बस समझने की बात है। कि इतनी सी बात समझ में आई? एक बार छोटे टर्म से फिर रिपीट करूंगा मैं, ध्यान से देना, ध्यान से समझना। प्रोडक्टिविटी की जब बात करी थी, एनुअल एनपीपी, एनुअल ग्लोबल एनपीपी 170 ऑर्गेनिक मैटर बन रहा था, हाँ या ना? उस 170 में से 55 किसका था? ओशन का था। 115 किसका था? टेरेस्ट्रियल का था। सर आपने सही बोला। तो बेटा सबसे ज़्यादा अगर प्रोडक्टिविटी टेरेस्ट्रियल पे है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अगर टेरेस्ट्रियल पे है, तो क्या वो टेरेस्ट्रियल के अंदर बायोमास का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है? और अगर बायोमास का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो क्या उसके अंदर डेट्राइटस भी ज़्यादा फॉर्म होंगे? तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि मेजर कंडक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम विल बी फ्रॉम डेट्राइटस फूड चेन? बोल सकते हैं सर। और बाकी जो बचा यानी मेजर कंडक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो इन एक्वेटिक इकोसिस्टम विल बी व्हाट? ग्रेजिंग फूड चेन। समझ में आई? ठीक है। अभी दो कॉन्सेप्ट और समझते हैं। ये एनसीईआरटी में दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा, ज़्यादा घूमने वाली बात नहीं है, सिंपल टू अंडरस्टैंड है। वो कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? एक को बोलते हैं स्टैंडिंग, स्टैंडिंग स्टेट और क्वालिटी। स्टैंडिंग स्टेट और क्वालिटी। और दूसरा कॉन्सेप्ट है क्या? दूसरा कॉन्सेप्ट है स्टैंडिंग क्रॉप। एनसीईआरटी में दी हुई है बेटा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं, बस समझ लेना तो तुम्हारे क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। इतना हेडेक वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ये, अभी समझाऊंगा, सब समझ में आएगा। खुद सोचो। अभी देखो मान लो इसको क्या स्टैंडिंग स्टेट किसको बोलते हैं? क्वालिटी को। जैसे मान लो आप एक एरिया में गए, एक सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम में आप वो एरिया चेक कर रहे हो और उसमें आपको सिर्फ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का पता करना है या उसके अंदर इनऑर्गेनिक का कंटेंट कितना है, वही बेटा स्टैंडिंग स्टेट होता है। समझ गए? और अगर बायोमास का इन्वॉल्वमेंट है उस एरिया में तो उसको स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, ठीक है? डेफिनेशन क्या है कि ऑल द इनऑर्गेनिक, क्या लिखेंगे? ऑल द इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट
कितने सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होंगे किसी इकोसिस्टम के अंदर, वो क्या हो जाएगा, वो उसका स्टैंडिंग स्टेट हो जाएगा। स्टेट बोल रहा है, एक स्टैंडिंग वो होगा। अच्छा, हर जगह टाइम का इन्वॉल्वमेंट है तो लिख लो एट अ गिवन टाइम, किसी एक गिवन टाइम पे एक इकोसिस्टम के अंदर कितने इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है, वो क्या हो जाएगा, उसका स्टैंडिंग स्टेट हो जाएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आई? वो उसका स्टैंडिंग स्टेट हो जाएगा। अब अगर स्टैंडिंग क्रॉप की मैं बात करूं, ज़्यादा ही स्पेस है, मैं इसको ऊपर करता हूँ। स्टैंडिंग क्रॉप की बात करूँ तो हर ट्रॉफिक लेवल पे, मैंने ये बताया, हर ट्रॉफिक लेवल क्या एक सर्टेन मास होता है लिविंग मटेरियल का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, उसको स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। 2 मिनट दो। तो स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब क्या हुआ कि ऑल द बायोमास, या फिर ऐसे लिख लो इसको, ईच ट्रॉफिक लेवल, हर ट्रॉफिक लेवल का हैज हर ट्रॉफिक लेवल क्या है, एक सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल या बायोमास हैज अ सर्टेन लिविंग मटेरियल, एक सर्टेन लिविंग मटेरियल होगा हर एक ट्रॉफिक लेवल के अंदर, ठीक है। लिविंग मटेरियल, ईच ट्रॉफिक लेवल हैज अ सर्टेन लिविंग मटेरियल बेटा, यानी सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल। सर्टेन यहां लिख लो मास, क्योंकि मास नहीं लिखोगे, बायोमास नहीं लिखोगे तो ये अधूरा हो जाएगा। सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल किसी पर्टिकुलर टाइम पे, सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल किसी पर्टिकुलर टाइम पे, एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे होगा। इसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडिंग क्रॉप। इसी को हम स्टैंडिंग क्रॉप भी बोलते हैं। समझे? क्या समझे? कि हर ट्रॉफिक लेवल पे एक सर्टेन मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। वो जो सर्टेन मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, उसी को हम स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। और दूसरा बात हमने स्टैंडिंग स्टेट के लिए क्या बोला कि इनऑर्गेनिक मटेरियल किसी इकोसिस्टम में कितना प्रेजेंट होगा एक गिवन टाइम में, वो क्या हो जाता है, स्टैंडिंग स्टेट हो जाता है या क्वालिटी हो जाता है। देखो यहाँ पे क्वालिटी बोला है मैंने। क्वालिटी तो तुम इस चीज़ से मेजर करोगे ना कि कितना उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, कितना वो रिच है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर। अरे बोलो हाँ या ना। इतनी सी बात समझ में आई? तो आज हमने फूड चेन के बारे में काफ़ी कुछ जाना, काफ़ी कुछ समझा। फूड चेन तो यहाँ ख़त्म होता है। अब जो नेक्स्ट शुरू करेंगे हम टॉपिक, वो क्या होगा, वो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इकोलॉजिकल पिरामिड्स, जो कि लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। अब तक जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं शुरू से लेकर अभी तक, एक बार पढ़ते हुए आना, वहाँ पे काम देने वाला है। सारे टॉपिक क्लियर हैं, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। डाउट्स होंगे ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन के अंदर। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने सिंपल पढ़ा फूड चेन क्या होता है। फूड चेन वो होता है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को एक चेन जैसी स्ट्रक्चर में खाता है, और क्यों खाता है? न्यूट्रिशन के लिए। फूड चेन के बारे में हमने ये समझा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या समझा, चलो यहीं से देखते हुए चलते हैं बेटा। फूड चेन के बारे में समझा, फिर हमने ये समझा कि एनर्जी जो है कभी ट्रैप नहीं हो सकती ऑर्गेनिज्म के अंदर, एनर्जी फ्लो होता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। फिर हमने क्या समझा कि हर ट्रॉफिक लेवल पे जो फ्लो होगा, ठीक है, अकर होगा, वो कहाँ से कहाँ तक होगा, छोटे से ऊपर की तरफ जाएगा, लोअर टू हायर, ठीक है। उसके बाद बेटा हम क्या समझे? हमने समझा कि भाई टाइप्स ऑफ फूड चेन क्या होते हैं। तो बेटा तीन टाइप्स ऑफ फूड चेन होते हैं। इसमें से ये जो दो फूड चेन है, अच्छा नहीं, इसको तुम समझोगे कि इंटरलिंक कर रहा है, नहीं, ये 2 फूड चेन है। ये तो बेटा एनसीईआरटी के अंदर है, ठीक है, ये एनसीईआरटी का पार्ट है, ठीक, ये हमने एक्स्ट्रा पढ़ा है, ठीक है, नॉट इन एनसीईआरटी। तो 3 क्या क्या हो गए? ग्रेजिंग फूड चेन हो गए, इसको तुम बड़े ही आसान शब्दों में जीएफसी भी लिख दो, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ किया है हमने। इसको डेट्राइटस फूड चेन हो गया, इसको डीएफसी लिख दो। और ये क्या, पैरासिटिक फूड चेन हो गया, इसको पीएफसी लिख दो, या ऑक्सिलरी फूड चेन भी बोलते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ समझी। फिर हमने देखा कि भाई ग्रासलैंड या ग्रेजिंग फूड चेन का क्या क्या चीज़ें होती है उसके अंदर। तो सोर्स ऑफ एनर्जी कौन होता है? सन होता है। उसके बाद क्या समझा कि यहाँ पे प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, यानी T1 स्टार्ट्स विद प्रोड्यूसर। फिर हमने क्या समझा कि इसमें जो बिल्डअप
ऑर्गेनिक मटेरियल है वो किससे बनता है, इनऑर्गेनिक से बनता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एग्जाम्पल देखा हमने कुछ। उसके बाद सेकंड हमने क्या समझा, सेकंड हमने समझा कि भाई नंबर ऑफ जो ट्रॉफिक लेवल है वो हमेशा रेस्ट्रिक्टेड रहेंगी। क्यों रेस्ट्रिक्टेड रहेंगी, कारण है एक लॉ जो है 10%, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफ़र एक लिमिटेड हो रहा है और क्योंकि हर ट्रॉफिक लेवल पे लिमिट से हो रहा है तो कहीं ना कहीं आगे जाकर के लिमिटेशन बहुत कम हो जाएगी, फिर फर्दर उसको बेनिफिट नहीं उठाया जा सकता, तो इसलिए ये रेस्ट्रिक्टेड है। ये एग्जांपल से हमने समझा कैसे ये आगे बढ़ रहा है, हीट का लॉस हो रहा है और 10% से ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, इस बात से हमको समझ में आया। फिर 10% लॉ के बारे में हमने समझा क्या कि 10% लॉ यानी 10% ही ट्रांसफ़र होता है किसी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे। बोलो हाँ कि ना। आफ्टर द सन हैज़ गिवन एनर्जी टू द प्रोड्यूसर, अब प्रोड्यूसर से जो भी जाएगा वो 10% के हिसाब से जाएगा। ठीक है, अच्छा दिया किसने था, लिंडमैन ने दिया था। कब दिया था, 1942 के अंदर दिया था। ठीक है, अच्छा अब एनसीईआरटी के पूछ रही है आपसे क्वेश्चन कि कहीं तुमको ऐसा लग रहा है क्या कि कुछ थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो हमने कहा यस थर्मोडायनेमिक का कॉन्सेप्ट तो आ रहा है। तो हमने क्या बोला कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एक से दूसरे फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट होता है। हमने क्या समझा कि भाई रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन किस में प्रोड्यूस कर रहा है, फूड में कन्वर्ट कर रहा है, यानी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ये एक एग्जांपल है। दूसरा हमने समझा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि एक एनर्जी ट्रांसफर के दौरान में कुछ जो एनर्जी है वो हीट या एंट्रोपी के फॉर्म में लॉस हो जा रही है। हमने देखा था अभी उससे पहले वो डायग्राम के अंदर कि लॉस हो रहा है, बिल्कुल सर। और एनसीईआरटी एक चीज़ और बोल रही है कि 10% लॉ फॉलो कर रहा है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लो, यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लो बेटा। क्या चीज़, क्या चीज़, वो ये कि 10% लॉ जो है, 10% लॉ फॉलोज, कलर सिमिलर है, कुछ और कलर लेता हूं मैं आपकी खुशी के लिए। यहां लिख दो बेटा 10% लॉ, 10% लॉ फॉलोज बोथ द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं, अरे बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या ये प्रूफ किया जा चुका है, हाँ सर किया तो जा चुका है। तो क्या मैं बोल रहा हूं इधर कि 10% लॉ फॉलोज बोथ द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, अब फिर हम आगे समझे, हमने फिर डेट्राइटस फूड चेन की तरफ अपनी कदम को बढ़ाया। हमने क्या समझा कि ये किससे शुरू होता है, ये तो डेड ऑर्गेनिज्म से शुरू होता है, यानी डेट्राइटस से शुरू होता है। तो यहाँ सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, यहाँ सोर्स ऑफ एनर्जी तो सर डेट्राइटस होने वाला है। तो T1 पे मैं किसको रख दूँ, डेट्राइटिव फोर्स को रख दीजिए सर। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रेक डाउन होगा, यहाँ पे कैसे एनर्जी फॉर्म हो रहा होगा, तो बेटा क्या बोला था, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक से फिर सिंपल इनऑर्गेनिक के अंदर तो वो कन्वर्ट हो रहा था। फिर बाद में हमने एग्जांपल के थ्रू समझा कि कैसे T1 से T2 T3 T4 ऐसे आगे जा रहा है ये। ठीक, अब उसके बाद हमने सिंपल पैरासिटिक समझा, क्या कि पैरासिटिक में पैरासाइट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। एक एग्जांपल देखा कि ट्री पे बर्ड है, बर्ड पे पैरासाइट्स है, पैरासाइट्स बर्ड से एनर्जी ले रहे होंगे। फिर हमने एक चीज़ समझा कि कहीं ना कहीं कुछ लिंकेज होगा, लिंकेज होता है ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन के अंदर। यहाँ हमने ये समझा कि भाई यहाँ पे डीएफसी चल रहा था, जीएफसी चल रहा था, उस जीएफसी के बीच में डीएफसी भी कहीं ना कहीं इंटरलिंक होगा। तो हमने आगे क्या समझा कि एनसीईआरटी का लाइन है कि जीएफसी एंड डीएफसी आर इंटरकनेक्टेड एट सम लेवल, कुछ लेवल पे इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे। समझ में आया। एक एग्जाम्पल हमने देखा कि भाई डेट्राइटस फूड चेन चल रहा था और ग्रेजिंग फूड चेन भी चल रहा था पैरेलली। फिर क्या हुआ, एक ऑर्गेनिज्म, एक जो जीएफसी का ऑर्गेनिज्म था, एनिमल था, उसने डेट्राइटस फूड चेन के एक ऑर्गेनिज्म या एनिमल को, ऑर्गेनिज्म को खा लिया, फूड चेन का पार्ट बन गया, उसका बीच में ब्रेक हो गया फूड चेन। तो क्या लिखा मैंने कि समटाइम्स कुछ ऑर्गेनिज्म जो होंगे, समटाइम्स सम मेंबर्स ऑफ डीएफसी क्या कर लेंगे, प्रे बन जाएंगे, मे बिकम प्रे, मे और मे नॉट बी, मतलब ऐसा नहीं है कि कंफर्म है कि प्रे बनेंगे, मन हुआ खा लिया उसने। ठीक है, मे बिकम प्रे टू एनिमल्स ऑफ जीएफसी, जीएफसी के एनिमल्स का शिकार बन जाएंगे। ये हमने समझा। फिर हम आगे गए, आगे हमने एक सिंपल सा जीएफसी और डीएफसी का डिफरेंस देखा। क्या कि भाई मेजर कंडक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो कौन से इकोसिस्टम के अंदर, डीएफसी होगा एज अ मेजर कंडक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो, और कौन से इकोसिस्टम के अंदर जीएफसी होगा एज अ मेजर फ्लो ऑफ एनर्जी सिस्टम।
तो हमने प्रोडक्टिविटी के कॉन्सेप्ट से ये पता लगाया कि भाई किस में कौन सा होगा। तो हमने ये पता लगाया कि जो DFC है वो मेजर वो किसका पार्ट होगा, मेजरली वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पार्ट होगा। अरे बोलो, मेजर कंडक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम विल बी थ्रू DFC। और GFC के केस में क्या होगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं? उसके बाद फिर हम आगे गए और आगे हमने लास्ट में 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़े। NCERT लिख रही है क्या, स्टैंडिंग स्टेट क्वालिटी या फिर सेकंड क्या है, स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग स्टेट या क्वालिटी क्या है कि सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल किसी इकोसिस्टम के अंदर उस गिवन टाइम पीरियड में प्रेजेंट है। कितने इनऑर्गेनिक मटेरियल गिवन टाइम पीरियड के अंदर उस इकोसिस्टम के अंदर मौजूद है, उसको तो हम क्या कह रहे हैं, स्टैंडिंग स्टेट या क्वालिटी। और स्टैंडिंग क्रॉप किसको कह रहे हैं कि भाई हर ट्रॉफिक लेवल के पास एक सर्टेन मास ऑफ लिविंग मेंबर्स होंगे, उस लिविंग मेंबर्स होंगे, लिविंग मटेरियल्स होंगे उस पर्टिकुलर टाइम पे, उसको स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। क्रॉप बोल रहे हैं, बायोमास की बात हो रही है। सिंपल सा बात है कि भाई एक ट्रॉफिक लेवल है, उस पर कितने मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे किसी गिवन टाइम पीरियड पे, वो क्या होता है, वो उसका स्टैंडिंग क्रॉप होता है। तो ये था फूड चेन का पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स देखेंगे, जो कि लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। आई होप समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना, क्वेश्चन इसी में से उठ के आते हैं, कोई ऐसा तिगड़मबाजी नहीं करेंगे। हाँ, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे थोड़ा क्वेश्चंस के लैंग्वेज को घुमा फिरा सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट से बाहर तो कतई नहीं जाने वाले हैं। ये क्वेश्चंस वैसे ही आने वाला है। तो अच्छे से प्रिपेयर करो, आगे के कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड्स हम डिस्कस करेंगे। पढ़ के आओ और अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।